दोस्तों, मेरे पीछे भगत सिंह की फांसी की तैयारी चल रही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गांधी ने सभी क्रांतिकारियों को छुड़वा लिया, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटकवा दिया। आइए जानते हैं असली सच। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत एक ऐसी जंजीर में जकड़ा हुआ था जिसकी चाबी 7 समंदर पार लंदन में बैठी ब्रिटिश हुकूमत के पास थी। भारतीय आसमान पर जुल्म के काले बादल छाए हुए थे और आजादी की पुकार केवल चंद मुट्ठियों में बंद थी। लेकिन पंजाब की मिट्टी कुछ अलग ही मिजाज की थी। यहाँ की हवाओं में बगावत और खेतों में खुददारी बहती थी। इसी मिट्टी ने एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसने न केवल मौत को गले लगाया बल्कि आजादी के मायने ही बदल दिए। तारीख थी 28 सितंबर 1907। लायलपुर जिले के बंगा गांव के एक संधू जाट परिवार में एक नन्हा बालक पैदा हुआ। उस दिन घर में दोहरी खुशी थी क्योंकि उसी दिन बालक के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। बालक की दादी ने इसे शगुन माना और उसे नाम दिया भागों वाला यानी भाग्यशाली, जिसे बाद में दुनिया ने भगत सिंह के नाम से जाना। भगत सिंह का पालना किसी साधारण लोरी से नहीं बल्कि देशभक्ति के गीतों से झूला था। उनके चाचा अजीत सिंह पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के प्रणेता थे और लाला लाजपत राय के करीबी साथी थे। घर की दीवारों पर महापुरुषों की तस्वीरें नहीं बल्कि शहीदों की गाथाएं लिखी थीं। बचपन में जहां बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भगत सिंह अपने चाचा की क्रांतिकारी गतिविधियों की कहानियां सुनते थे। भगत सिंह के बचपन की एक कहानी उनके व्यक्तित्व का आईना है। जब वे मात्र 3 साल के थे, एक दिन उनके पिता उन्हें अपने दोस्त के साथ खेत पर ले गए। पिता और उनके दोस्त बातचीत में व्यस्त हो गए, लेकिन छोटा भगत कुछ और ही कर रहा था। वह झुककर जमीन में छोटे छोटे तिनके गाड़ रहा था। पिता ने कौतूहलवश पूछा, बेटा यह क्या कर रहे हो? उस नन्हे बालक ने अपनी मासूम लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, बापू मैं बंदूकें बो रहा हूँ। पिता चौंक गए। बंदूकें क्यों? बालक भगत ने कहा, ताकि जब ये बड़ी होकर फसल बन जाएं, तो मैं इनसे अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकूं। यह कोई साधारण बचपना नहीं था बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव थी जो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाने वाली थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बंदूकों की खेती करने वाला बच्चा एक दिन अपने विचारों से पूरी दुनिया में क्रांति की फसल उगा देगा। भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष थी जब पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी का दिन था। निहत्थे लोग अंग्रेज सेनापति की गोलियों का शिकार हो रहे थे। मासूमों की चीखों से बाग की दीवारें थर्रा उठी थीं। जब यह खबर भगत सिंह तक पहुंची तो उनका बाल मन क्रोध और पीड़ा से भर गया। अगले दिन वे विद्यालय जाने के बहाने घर से निकले और लाहौर से अमृतसर के लिए रेलगाड़ी पकड़ ली। बाग के अंदर का मंजर भयावह था। चारों तरफ खून के धब्बे थे। भगत सिंह ने उन शहीदों के खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा और उसे एक कांच की बोतल में बंद कर लिया। वह मिट्टी उनके लिए केवल धूल नहीं थी बल्कि एक शपथ थी। उन्होंने उस दिन कसम खाई कि जब तक वे इस जुल्म का हिसाब नहीं ले लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वे घंटों उस बाग में अकेले बैठे रहे, शायद उन आत्माओं से बात कर रहे थे जिन्हें अंग्रेज सैनिकों ने बेरहमी से मार डाला था। महात्मा गांधी उस दौर में एक मसीहा बनकर उभरे थे। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों ने भगत सिंह को भी प्रभावित किया। भगत सिंह ने गांधी जी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वे चरखा काटते थे और विदेशी कपड़ों की होली जलाते थे। उन्हें विश्वास था कि शायद गांधी जी का यह रास्ता देश को बिना खून बहाए आजादी दिला देगा। लेकिन साल 1922 में एक घटना हुई जिसने भगत सिंह के सोचने का तरीका ही बदल दिया। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने हिंसा के कारण आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। भगत सिंह इस फैसले से टूट गए। उनका मानना था कि जब पूरा देश आजादी के मुहाने पर खड़ा था तब एक छोटी सी घटना के कारण आंदोलन वापस लेना उन शहीदों का अपमान है जो आजादी का सपना देख रहे थे। असहयोग आंदोलन की विफलता ने भगत सिंह को झकझोर दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि शांति और प्रार्थना बाहरी ब्रिटिश सरकार के कानों तक नहीं पहुंचने वाली। उन्होंने लाहौर के महाविद्यालय में दाखिला लिया जहां उनकी मुलाकात सुखदेव और राजगुरु जैसे समान विचारधारा वाले युवाओं से हुई। विद्यालय की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारी साहित्य को पढ़ना शुरू किया। विदेशी विचारकों और दुनिया भर की क्रांतियों ने उनके विचारों को धार दी।
उन्होंने महसूस किया कि आजादी केवल सत्ता का बदलाव नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था का परिवर्तन है जहां कोई किसी का शोषण न कर सके। उनके दिल में अब एक ही तस्वीर थी, एक आजाद भारत की, जहां का किसान भूखा न सोए और जहां का मजदूर अपनी मेहनत का पूरा फल पाए। भगत सिंह अब एक छात्र से क्रांतिकारी बन चुके थे। उनके भीतर जलियांवाला बाग की वह आग धधक रही थी जिसे उन्होंने बोतल में बंद रक्त रंजित मिट्टी के रूप में सहेज रखा था। अब वक्त आ गया था कि वे अपने विचारों को लागू करें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म होने वाला था और भारतीय इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। साल 1928 भारतीय इतिहास में उथल पुथल का वर्ष था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए नए सुधारों की समीक्षा करने हेतु साइमन आयोग का गठन किया। इस 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारत के भविष्य का फैसला 7 अंग्रेज करने वाले थे, जिन्हें भारत की संस्कृति और समस्याओं का ज्ञान नहीं था। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। साइमन वापस जाओ के नारे देश के हर कोने में गूंजने लगे। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन आयोग लाहौर पहुंचा तो वहां का नजारा देखने लायक था। हजारों की भीड़ काले झंडे लिए खड़ी थी। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय। भगत सिंह और उनके साथी युवा क्रांतिकारी भी इस भीड़ का हिस्सा थे। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में यह जन सैलाब खटक रहा था। लाहौर के पुलिस अधीक्षक ने इस भीड़ को हटाने का आदेश दिया। पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। अंग्रेज अधिकारी ने स्वयं लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाना शुरू किया। 63 वर्षीय बुजुर्ग नेता के सीने और सिर पर घातक प्रहार किए गए। लहूलुहान लाला जी ने उसी समय गरजते हुए कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश का कारण बनेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लाठियों की उस चोट ने लाला जी को अंदरूनी तौर पर इतना तोड़ दिया कि 17 नवंबर 1928 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरे देश में शोक छा गया। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों के लिए यह केवल दुख का विषय नहीं था, यह एक व्यक्तिगत अपमान था। उन्हें लगा कि उनके पिता समान नेता की हत्या करके अंग्रेजों ने भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। लाला जी की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद क्रांतिकारी संगठन की एक गुप्त बैठक हुई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने तय किया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। उनका लक्ष्य था वह अंग्रेज अधिकारी जिसने लाला जी पर लाठियां चलाई थीं। योजना बड़ी सटीक थी। राजगुरु को पहली गोली चलानी थी, भगत सिंह को उन्हें सुरक्षा देनी थी और चंद्रशेखर आजाद को भागने का रास्ता सुरक्षित करना था। जय गोपाल को अंग्रेज अधिकारी की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई। लाहौर के जिला पुलिस कार्यालय के बाहर सन्नाटा था। शाम के समय एक पुलिस अधिकारी अपनी दुपहिया गाड़ी पर दफ्तर से बाहर निकला। जय गोपाल ने इशारा किया, यही वह अधिकारी है। राजगुरु ने अपनी पिस्तौल निकाली और अधिकारी के सीने में गोली उतार दी। वह अधिकारी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद भगत सिंह ने भी उस पर कई बार गोली चलाई, लेकिन यहाँ एक बड़ी चूक हो गई थी। जिसे वे मुख्य अधिकारी समझ रहे थे वह दरअसल एक सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स था। मुख्य अधिकारी उस दिन कार्यालय में ही रुक गया था। सैंडर्स की मौत ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। पूरे लाहौर में कड़ी नाकाबंदी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। क्रांतिकारियों का बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। भगत सिंह जानते थे कि पुलिस उनकी तलाश में हर जगह जाएगी। एक सिख के लिए उनके बाल और दाढ़ी उनकी पहचान और शान होते हैं, लेकिन देश के लिए उन्होंने वह त्याग किया जो किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन होता है। उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवाई और बाल छोटे करा लिए। उन्होंने टोपी पहनी और एक नया भेष धारण किया। लाहौर से निकलने के लिए उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गावती देवी भगत सिंह की पत्नी बनी। भगत सिंह ने गोद में एक बच्चा लिया और बड़े साहब बनकर रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए। राजगुरु उनके सेवक के भेष में साथ चले। अंग्रेजों की नाक के नीचे से भगत सिंह लाहौर छोड़कर कलकत्ता निकल गए। सैंडर्स की हत्या के अगले दिन लाहौर की दीवारों पर गुलाबी रंग के पोस्टर दिखाई दिए। उन पर लिखा था, सैंडर्स मर चुका है और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। नीचे हस्ताक्षर थे बलराज। इस घटना ने 2 काम किए। पहला, इसने भारतीयों के मन से अंग्रेजों का डर कम कर दिया। दूसरा, इसने अंग्रेजों को यह बता दिया कि भारत की युवा पीढ़ी अब केवल प्रार्थना नहीं करेगी बल्कि प्रहार करना भी जानती है। सैंडर्स का वध भगत सिंह की क्रांतिकारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित कर दिया। प्रतिशोध पूरा हो चुका था, लेकिन भगत सिंह का असली मकसद अभी अधूरा था।
सैंडर्स की हत्या ने उन्हें प्रसिद्ध तो बना दिया, लेकिन उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़े मंच की जरूरत थी। वे अब छिपकर लड़ना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि पूरी दुनिया उनके विचारों को सुने। साल 1929 की शुरुआत में ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों की आवाज को हमेशा के लिए कुचलने की तैयारी कर रही थी। वे 2 नए कानून, जन सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक लाने जा रहे थे। ये कानून अंग्रेजों को यह ताकत देते थे कि वे किसी भी भारतीय को शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकें और मजदूरों की हड़ताल करने की ताकत को खत्म कर सकें। देश के बड़े नेता सदन में इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज अपनी जिद पर अड़े थे। भगत सिंह और उनके संगठन ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि एक ऐसा धमाका किया जाए जिसकी आवाज लंदन तक सुनाई दे। उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि सोई हुई जनता को जगाना और बाहरी सरकार को चेतावनी देना था। तारीख थी 8 अप्रैल। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली खचाखच भरी हुई थी। जैसे ही अध्यक्ष ने इन विधेयकों के पारित होने की घोषणा करने के लिए खड़े हुए दर्शक दीर्घा से 2 युवा उठ खड़े हुए। वे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह ने अपनी जेब से एक कम ताकत वाला बम निकाला और सदन के खाली स्थान पर फेंक दिया। धमाका हुआ और पूरा सदन धुएं से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन भगत सिंह और दत्त अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। उन्होंने दूसरा बम फेंका और हवा में सैकड़ों पर्चे उछाले। पूरा हॉल नारों से गूंज उठा, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। उन पर्चों पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। यह धमाका किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश तानाशाही की जड़ों पर प्रहार था। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी थी। क्रांतिकारी चाहते तो धुएं का फायदा उठाकर भाग सकते थे, लेकिन उनकी योजना अलग थी। उन्होंने अपनी पिस्तौलें मेज पर रख दी और हाथ ऊपर कर लिए। वे चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि वे अदालत के कटघरे को अपने विचारों के प्रचार का मंच बना सकें। भगत सिंह जानते थे कि जेल की दीवारें उनके शरीर को कैद कर सकती हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे भारत में आग लगा दी। एक 22 साल का युवक जिसकी आंखों में एक बेहतर भारत का सपना था, अब देश का सबसे बड़ा नायक बन चुका था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली और फिर लाहौर की जेलों में ले जाया गया। जेल के भीतर भगत सिंह ने एक नया मोर्चा खोल दिया। उन्होंने देखा कि जेल प्रशासन भारतीय राजनीतिक कैदियों और अंग्रेज कैदियों के बीच भेदभाव करता है। अंग्रेजों को अच्छा खाना, समाचार पत्र और पढ़ने के लिए किताबें मिलती थीं, जबकि भारतीयों को खराब खाना और पशुओं जैसा व्यवहार। भगत सिंह ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांगें बहुत स्पष्ट थीं कि भारतीय कैदियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए और उन्हें किताबें और समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाएं। अंग्रेज प्रशासन को लगा कि ये लड़के कुछ दिनों में हार मान लेंगे, लेकिन वे गलत थे। यह भूख हड़ताल ऐतिहासिक रूप ले गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने 100 से अधिक दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं खाया। अंग्रेज उन्हें जबरन खाना खिलाने की कोशिश करते, नली के जरिए दूध पिलाने का प्रयास करते, लेकिन क्रांतिकारी अपनी जिद पर अड़े रहे। इसी दौरान उनके साथी जतिन दास ने 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए। जतिन दास की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और कैदियों की कई मांगें माननी पड़ी। जेल का समय भगत सिंह के लिए केवल कष्ट का समय नहीं था, बल्कि यह उनके दिमागी विकास का सबसे अच्छा समय था। वे दिन रात किताबें पढ़ते थे। जेल का अधिकारी हैरान रहता था कि फांसी की सजा मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना पढ़ कैसे सकता है। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा। उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना केवल एक भ्रम है और इंसान को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना चाहिए। वे एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो धर्म, जाति और वर्ग के भेदभाव से मुक्त हो। उन्होंने जेल में हजारों पन्ने लिखे जो आज भी भारत के क्रांतिकारी साहित्य का हिस्सा हैं। असेंबली बम कांड के मुकदमे के दौरान ही अंग्रेजों को सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह की भूमिका के सबूत मिल गए। मुकदमा तेजी से चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को एक विशेष न्यायालय ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या का दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई चाहता था कि इन नौजवानों की जान बच जाए, लेकिन भगत सिंह विचलित नहीं थे। उनके लिए फांसी की सजा उनके लक्ष्य की सफलता थी। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु हजारों नए भगत सिंह पैदा करेगी। साल 1931 की शुरुआत देश में भारी तनाव के साथ हुई। एक तरफ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की तैयारी थी, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और अंग्रेज वायसराय के बीच बातचीत चल रही थी।
मार्च के महीने में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या गांधी जी इन तीनों वीरों की जान बचा पाएंगे। इतिहास में यह एक बड़ा विवाद रहा है। समझौते के तहत उन सभी कैदियों को छोड़ने की बात मान ली गई जो अहिंसक थे, लेकिन सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह और उनके साथी इस दायरे से बाहर रखे गए। लोग बहुत गुस्से में थे। उनका मानना था कि गांधी जी चाहते तो फांसी की सजा को बदलवा सकते थे। यहाँ तक कि जब गांधी जी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचे तो युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और विरोध में नारे लगाए। यह भारतीय राजनीति का वह समय था जब अहिंसा और क्रांति के दो अलग अलग रास्ते आमने सामने खड़े थे। जहाँ पूरा देश उनकी जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, वहीं भगत सिंह का रुख बिल्कुल अलग था। उनके पिता किशन सिंह ने उनकी जान बचाने के लिए एक याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि उनका बेटा निर्दोष है। जब भगत सिंह को यह पता चला तो वे अपने पिता पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने जेल से एक पत्र लिखा कि पिताजी, मेरा जीवन इतना कीमती नहीं है कि उसे बचाकर मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करूं। मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमूं, ताकि दुनिया देखे कि भारतीय क्रांतिकारी मौत से नहीं डरते। भगत सिंह जानते थे कि उनका जीवित रहने से ज्यादा उनका मरना देश के लिए अच्छा होगा। वे अपनी शहादत को क्रांति का सबसे बड़ा बीज बनाना चाहते थे। फांसी की सजा के लिए 24 मार्च की सुबह तय की गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्हें जेल के बाहर खड़ी हजारों की भीड़ के विद्रोह का डर था। इसलिए नियमों को दरकिनार करके फांसी का समय 11 घंटे पहले कर दिया गया। 23 मार्च की शाम को ही जेल का कर्मचारी उनके पास पहुंचा और कहा कि समय आ गया है। उस वक्त भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने कर्मचारी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने किताब का एक पन्ना मोड़ा और खड़े हो गए। यह उस महामानव का साहस था जो अपनी मौत के कुछ मिनट पहले भी ज्ञान की तलाश में था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। वे मौत की सजा पाने वाले कैदी नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो तीन दोस्त किसी उत्सव में जा रहे हों। वे ऊंची आवाज में बसंती चोला के गीत गा रहे थे। जब वे फांसी के तख्ते पर चढ़े तो वहां खड़े व्यक्ति ने पूछा कि कौन पहले जाएगा। सुखदेव ने आगे बढ़कर कहा कि मैं। तीनों ने खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाला। भगत सिंह ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और पूरी ताकत से चिल्लाए, इनकलाब जिंदाबाद। शाम के 7:23 पर भारत के 3 सबसे चमकदार सितारे हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनकी आवाज जेल की दीवारों को पार करके बाहर खड़ी भीड़ तक पहुंच गई। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने शवों को उनके परिवारों को नहीं दिया। रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और शवों को दूर ले जाया गया, जहां नदी के किनारे उन्हें जलाने की कोशिश की गई। जब स्थानीय लोगों को पता चला तो वे वहां पहुंच गए। अंग्रेज आधे जले हुए शवों को वहीं छोड़कर भाग गए। अगले दिन पूरे देश में दुख की लहर थी, लेकिन यह दुख आंसुओं वाला नहीं, बल्कि एक नए संकल्प वाला था। भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने वह कर दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने आजादी की लड़ाई को केवल अंग्रेजों को भगाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे किसानों और मजदूरों की लड़ाई बनाया। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भारत की धड़कन बना दिया। आज भी जब भारत का युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके मन में भगत सिंह की ही आग जलती है। वे केवल एक शहीद नहीं थे, वे एक विचार थे, एक जज्बा थे और एक ऐसी उम्मीद थी जो कभी नहीं मर सकती। बचपन में जिस बालक ने खेत में बंदूकें बोई थीं, उसने अंततः अपने खून से विचारों की ऐसी फसल उगाई जिसने 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भगत सिंह की शहादत ने यह साबित कर दिया कि शरीर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन क्रांति की आत्मा को कभी नहीं। भारत माता के उस महान सपूत को शत शत नमन।